Good morning all of you. So today we are going to learn about the chapter Natural Resources. ये चैप्टर बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं. तो ये एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का. Introduction. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all forms of life. Obviously, जितने भी रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं अर्थ में और जो सन से हमें एनर्जी मिलता है उसके बिना कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं रिसोर्सेज और उन्हीं लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यूज करके डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको बेटर यूजेबल फॉर्म में बना सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके. वी गेट ऑल आवर रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर. बहुत सिंपल सा बात है. The outermost crust of the earth is called the lithosphere. So जो outermost layer होता है अर्थ के क्रस्ट का उसको हम लोग बोलते हैं lithosphere. ये solid structure हो गया. Water covers 75% of the earth's surface. It is also formed underground. These comprises the hydrosphere. अब जो पानी का जो सरफेस हमारे प्लैनेट पे कवर कर रहा है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स बॉल. तो ये जो पानी का बॉल है हमारे प्लैनेट पर उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. एंड इट कवर्स अराउंड 75% ऑफ द अर्थ सरफेस. 3/4 ऑफ द लैंड एरिया कवर्ड बाय अर्थ इज अंडर वाटर. समुद्र के फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म्स में, लेक्स के फॉर्म में, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. यहाँ तक कि बहुत सारा पानी हमें अंडरग्राउंड भी मिलता है, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर भी हम लोग बोलते हैं. The air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. अब जो एयर का लेयर है जो कि हमारे प्लैनेट को पूरे चारों तरफ से घेर रखा है, that is known as atmosphere. This life supporting zone of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as the biosphere. Bio means live. तो ये एक ऐसा रीजन हो गया जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों चीज मिलता है और लाइफ ओरिजिनेट हो पाता है वहां पर, या सस्टेन हो पाता है या ग्रो कर पाता है. इन तीनों में से कोई भी एक लेयर नहीं रहेगा तो लाइफ सस्टेन करना या ग्रो होना पॉसिबल नहीं होगा. सो बायोस्फीयर हो गया ये इंटायरली. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इन तीनों के इंटरेक्शन से बनता है. लिविंग थिंग्स फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट, whereas air, water and soil form the abiotic component of the biosphere. तो जितने भी living things हैं उनको हम biotic component बोलते हैं और जितने भी non living things हैं उनको हम abiotic component बोल देते हैं, जैसे कि air, water and soil. इस biosphere का ये दो component हो गया basically. The breath of life, air. अब एक एक sphere को उसके importance को हम समझते जाएंगे. It is a mixture of many gases like nitrogen, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो एयर है वो डिफरेंट गैसेस के कंपोजिशन से मिला हुआ है. खासकर सबसे ज्यादा हो गया नाइट्रोजन विच इज अराउंड 78%, ऑक्सीजन रफली 21% और बाकी जो थोड़े बहुत गैसेस है वो सब 1% विच इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स where no life form is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. कुछ प्लैनेट्स में जैसे कि वीनस हो गया और मार्स हो गया जहां किसी भी तरह का लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उनके एटमॉस्फेयर में मेजरली कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स बहुत गर्म है, वेरी हॉट या वेरी हॉट. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट जबकि वो सन के सबसे क्लोज नहीं है, स्टिल इट इज द हॉटेस्ट because of the presence of carbon dioxide which is a greenhouse effect या greenhouse gas है ये. The percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मात्र 0.03% अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में. क्यों ऐसा है? क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं. कहां इसका कंजम्पशन हो रहा है? ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम सब जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। Many marine animals use carbonates dissolved in sea water to make their shells. बहुत सारे वाटर के ये सब जो एनिमल्स हो गए, ये अपना शेल्स का जो कवरिंग बना रहे हैं, हार्ड लेयर जो बना रहे हैं, ये कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर्स का बना हुआ है। तो इस तरीके से मेरीन लाइफ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है टू मेक देयर शेल्स। तो बाय दिस टू प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग यूज्ड इन आवर एटमॉस्फेयर। और अगर हम किसी भी वजह से प्लांट्स का क्वांटिटी जंगल को काटते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड। द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एटमॉस्फेयर का काम क्या है, ये किस तरीके से हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता है, इसका क्या रोल है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। क्या है हम लोग समझते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, so the atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole years. क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसकी वजह से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये सन के हीट को पूरे अंदर तक आने नहीं देता है, जिसके वजह से यहाँ पे लाइफ सस्टेन हो पा रहा है। पूरे साल भर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है ये जो एयर है, which is a poor conductor of heat. The atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the daylight hours, and during the night it slows down the escape of heat into outer space. ये जो एटमॉस्फेयर है इसी की वजह से अचानक से दिन में हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अदरवाइज आप मून का बात करोगे वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, दिन के वक्त वहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। मगर हमारे पास क्योंकि एटमॉस्फेयर है और दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो सन के हीट को अंदर तक एंटर करने नहीं देता है। सिमिलरली वो रात के वक्त वो जो ट्रैप्ड हीट है उसको एस्केप करने भी नहीं देता है, भागने भी नहीं देता है। मून में रात में टेम्परेचर -170 डिग्री चला जाता है, 100 से -170। जस्ट इमेजिन क्या हालत होता है, कितना डिफरेंस है। मगर हमारे प्लेनेट में ऐसा नहीं होता है, इतना सडन कॉन्ट्रास्ट या फॉल नहीं होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। Moon is which is fairly at the same distance from the sun as the Earth. Here the temperature ranges -190 degree centigrade to 110 degree centigrade because no atmosphere is present. ये मैंने आपको अभी समझाया, एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस है। The movement of air, winds. Movement of air which leads to diverse atmospheric phenomena is caused due to uneven heating of land and water. We already know about the low pressure and high pressure which leads to land breeze and sea breeze. ये 7th क्लास में हम पहले ही पढ़ चुके हैं लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है। ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दिन में जमीन जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। जमीन जल्दी गर्म होता है तो वहां पे क्या हो रहा है, दिन में जमीन जल्दी गर्म हुआ तो यहाँ का एयर हल्का होकर राइज अप करेगा और समुद्र से ठंडा हवा जमीन की ओर बहता है, इसे हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं। रात में क्या हो रहा है? रात में जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ठंडा पानी पहले हो जा रहा है, जमीन के कंप्रेशन में ठंडा पानी पहले हो जा रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया। जितना जल्दी गर्म जमीन होता है उतना जल्दी ठंडा भी जमीन ही होता है। तो जमीन ज्यादा ठंडा हो गया और पानी यहाँ पे गर्म है, तो यहाँ का गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा और जमीन से ठंडा हवा समुद्र या पानी की ओर बहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। ये रात में होता है, इसके बारे में हम लोग जूनियर क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं। रेन, when water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air. Some amount of water vapor also goes into atmosphere because of various biological activities. बारिश के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दिन के वक्त जब धूप पड़ती है तो डिफरेंट वाटर फॉर्म से पानी एवापोरेट करता है, और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के वजह से भी पानी एटमॉस्फेयर में पहुंचता है।
The hot air rises up, carrying the water vapor with it. As the air rises, it expands and cool. तो दिन के वक्त पानी ऊपर की ओर राइज कर रहा है, गर्म होने की वजह से जैसे जैसे ये ऊपर होता है ठंडा होते जाता है, एक्सपैंड करता है, फैलता है और ठंडा हो जाता है. This cooling causes the water vapor in the air to condense in the form of tiny droplets. ये ठंडापन होने की वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये ठंडा होते जा रहा है, वाटर वेपर कंडेंस कर जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में. Condensation is facilitated if some particles could act as a nucleus for these drops to form around. Normally, dust and other suspended particles in the air perform this function. अब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस तब और ज्यादा फास्ट हो जाता है अगर वहां पे कोई एक सेंटर पॉइंट मिल जाए. जैसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो इसके एक डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल के चारों ओर ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो ये एक ऐसा सेंटर या नोडल पॉइंट के जैसे एक्ट करता है जहां पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में आके मिल जाते हैं. तो जनरली ये किसके द्वारा होता है? विद द हेल्प ऑफ dust particles and suspended particles in the atmosphere. When the drops are big and heavy, they fall down in the form of rain. Obviously, जब ये water droplets भारी हो जाते हैं, heavy हो जाते हैं, तो ये rain के form में नीचे आ जाते हैं. Air pollution. Fossil fuels like coal and petroleum contain small amount of nitrogen and sulfur. When these fuels are burned, oxides of nitrogen and sulfur are formed. These gases dissolve in rain to give rise to acid rain. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन एंड सल्फर का कंपोनेंट होता है, और जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो से NO2, SO2 इस तरह के गैसेस रिलीज होते हैं. अब ये NO2 या जो SO2 गैसेस है ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा? एसिड बना देगा. और ये जो एसिड बनेगा ये रेनफॉल के साथ नीचे गिरेगा, thus giving rise to acid rain. Combustion of fossil fuels also increase the amount of suspended particles in air, mainly unburned carbon particles or hydrocarbons. तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो ये बहुत अच्छा फ्यूल नहीं होता है, ये अपने साथ साथ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस करता है which remains suspended in our atmosphere, जिसको ब्रीथ करने से हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. Presence of these particles cause visibility to be lowered, especially in cold weather. तो ठंडे मौसम में ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जमीन के पास आ जाते हैं. आप सुने होंगे दिल्ली में, मथुरा में, इन सब एरियाज में जहां ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहां पे दिन के वक्त इतना ज्यादा फॉग हो जाता है, इतने सारे डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं कि विजिबिलिटी बहुत खराब हो जाता है. मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इज नोन एज स्मॉग. तो विंटर के सीजन में आप देखते हो सुबह सुबह कुहासा रहता है जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं. इस फॉग के साथ जब स्मोक मिल जाता है जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह से निकल रहा है तो वो बनाता है स्मॉग, एंड ये बहुत ही डेंजरस चीज है. Inhalation of such pollutants, polluted air can lead to allergies, cancer and heart diseases. तो स्मॉग एक बहुत डेडली प्रॉब्लम हो गया आज के ज़माने में, खासकर मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह भी चल रहा है तो उससे भी धुआं निकल रहा है, और फॉग की वजह से वो स्मॉग बना दे रहा है जिसे हम रेस्पायर कर रहे हैं, तो जिससे कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस और अलग अलग तरह के एलर्जीज, स्किन डिजीजेस और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो ये था हमारा अभी जो हमने पार्ट पढ़ा वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड था. अब हम हाइड्रोस्फेयर में आ रहे हैं या वाटर से रिलेटेड पार्ट पढ़ रहे हैं. वाटर विच इज अ वंडरफुल लिक्विड, ये बहुत मजेदार चीज है. वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस एंड इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है, और ये अंडरग्राउंड फॉर्म में भी हमें मिलता है. Some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere. Most of the water on Earth's surface is found in seas and ocean and is saline. तो अधिकतर पानी जो हमारे सरफेस पे मिलता है वो समुद्र में है, सीज में है, ओशन में, जो कि नमकीन है जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्टली. Fresh water is found frozen in the caps, rivers, lakes and ponds.
तो फ्रेश वाटर का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, और जो भी अवेलेबल है वो ग्लेशियर्स में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है। दिस इज हाउ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस, जिसको भी हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। ऑलरेडी ज्यादातर पानी समुद्र में, ओशंस में है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, और जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी है उसे भी हम दिन प्रतिदिन पॉल्यूट करते जा रहे हैं। देयर इज सफिशिएंट वाटर, बट उसे हमें पॉल्यूट नहीं करना है, उसे बचाना है ताकि हम यूज कर सके, कंज्यूम कर सके। नाउ व्हाई वाटर इज सो इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इतना जरूरी है। ऑल सेल्यूलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर मीडियम। तो जितना भी सेल्यूलर प्रोसेस है, चाहे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी सेल के अंदर हो रहा है, उन सबको वाटर मीडियम चाहिए, लिक्विड मीडियम चाहिए। All the reactions takes place within our body and within the cells also occur between substances that are dissolved in water. तो जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं या सेल्स के अंदर हो रहे हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में, वो सब वाटर के फॉर्म में डिसॉल्व है। कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर मीडियम में डिसॉल्व किया हुआ है, फिर वो उसको सक इन कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है या रिएक्शंस हो रहा है, जो भी है, तो सब डिसॉल्व रहता है पानी में। Substances are also transported from one part of the body to the other in dissolved form. कोई solid form में इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता हमारे बॉडी में, ये भी dissolved form में, liquid फॉर्मेट में। तो वाटर का इंपॉर्टेंस और रोल यहाँ पे भी आ गया, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वेस्ट मटेरियल्स हो, चाहे एनर्जी का सप्लाई हो, ग्लूकोज का सप्लाई हो, एवरीथिंग इज गोइंग इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। हमारे ब्लड में वो डिसॉल्व्ड फॉर्म से जा रहा है। Terrestrial life forms require fresh water because their bodies cannot tolerate or get rid of the high amount of dissolved salts in saline water. जितने भी एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं वो समुद्र के पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास या हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट को फिल्टर आउट कर सके या उसको यूज कर सके या स्टोर कर सके या कैसे भी यूटिलाइज कर ले। तो ऐसा फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं है। जितने भी एक्वेटिक या मैरीन एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, वो उस सॉल्ट वाटर को ही यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसी से सारे सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को वो निकाल दे रहे हैं जो उनके काम का नहीं है। तो अगर हमारे बॉडी में भी ये प्रोसेस हो जाए तो हम भी समुद्र का पानी का आराम से कंज्यूम कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर सफिशिएंट वाटर हो जाएगा हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वाटर पॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Water dissolves the fertilizers and pesticides that we use on our farms. So some percentage of these substances are washed into the water body. तो जब भी हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो उसे डिसॉल्व्ड फॉर्म में डालते हैं, पानी में घोल के उसको डाला जाता है। अब जब भी हम इस तरीके से डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ परसेंटेज वो वॉश आउट होके लेक्स में या रिवर्स में जाके मिल जा रहा है और हमारे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहा है, जहां से हम पानी ले रहे हैं। Sewage from our towns and cities and the waste from factories are also dumped into rivers or lakes. नाली का, शहर के नाली का, गांव के नाली का जितना भी गंदगी है या फैक्ट्री से जितने भी पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, उन सब को बिना फिल्टर आउट किए हम वाटर बॉडीज में डंप करते जाते हैं, सीधे के सीधे रिवर्स में, लेक्स में, और पॉल्यूट करते जा रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी। Specific industries also use water for cooling the various operation and later return this hot water to water bodies. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में पानी यूज किया जाता है फॉर कूलिंग पर्पस। ठंडा तो कर दिए, अब पानी तो गर्म हो गया, उसकी वजह से मशीन या जो पार्ट्स था उनको ठंडा करने के लिए यूज किया गया, और जो गर्म पानी था उसको हम सीधे के सीधे लेक्स में, रिवर्स में मिला दे रहे हैं, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ हार्म होता है। आपने सुना होगा या देखा भी होगा, हर जगह एक्वेरियम में जो मछली रहती है उसकी पानी का टेम्परेचर अगर अचानक से बदल जाए तो मछलियां मर जाती है, बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हम लोग वार्म ब्लडेड है, हम लोग टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो चेंज इन वाटर टेम्परेचर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन। We use the term water pollution to cover the following effects. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, उसको हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करें। The addition of undesirable substances to water bodies. जब हम undesirable substances जो कि सही नहीं है उसको पानी में मिला देता।
These substances could be the fertilizers and pesticides used in farming, or they could be poisonous substances like mercury salts which are used by paper industries. This could also be disease causing organisms like the bacteria which causes cholera. तो किसी भी तरह का अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, या फिर कोई केमिकल्स हो, या फिर बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, हॉस्पिटल्स का वेस्ट हो, कुछ भी अगर हम पानी में ऐड कर रहे हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज। अगर पानी में से कुछ अच्छाई भी निकाल दें तो भी वाटर पॉल्यूशन होगा। उसमें कुछ बुराई ऐड करें या उसमें से कुछ अच्छाई निकाल ले, both the conditions are water pollution. Dissolved oxygen is used by the animals and plants that live in water. Any change that reduces the amount of this dissolved oxygen could adversely affect these aquatic organisms. तो पानी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मछलियां रहती है या सी क्रिएचर्स या वाटर क्रिएचर्स रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एंड वी नो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसा कोई भी कारण जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन का कंटेंट पानी में कम हो जाए और एक्वेटिक लाइफ हार्म हो, तो दैट इज आल्सो नोन एज वाटर पोल्यूशन। अ चेंज इन टेम्परेचर। Aquatic organisms are used to a certain range of temperature in the water body they live, and a sudden marked change in this temperature could be dangerous for them or affect their breeding. The eggs and larvae of various animals are particularly susceptible to temperature changes. तो किसी भी वजह से हमने पानी का टेम्परेचर चेंज कर दिया। हमने कहा, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर फिशेज या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो सडनली अगर हम वाटर बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनके लाइफ को भी डेंजर है, प्लस वो जो एग्स ले कर रहे हैं या ब्रीडिंग का जो पॉइंट है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाता है या खराब होता है। ठीक है, और ये किसी भी तरह का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो मर सकते हैं।